आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का जो नेट का सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या वो सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप सभी को पता है। यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासें जो है वो हम इसी चैनल पर शुरू कर रहे हैं 23 तारीख से, यानी कि 23 अक्टूबर को सुबह 9 बजे आपको रोज़ाना क्लास मिलेगी। इसके लिए आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, आपको फ्री में क्लासें मिलेगी, किसी प्रकार का कोई शुल्क। देखिए भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है यूजीसी नेट में, तो आपको सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, पर्यावरण भूगोल। यानी कि आपको इन सारी चीज़ों को अगर एक ही किताब से पढ़ना है तो साविंद्र सिंह की किताब आती है, साविंद्र सिंह की किताब है, वो उस किताब से आप पढ़ सकते हैं। उनकी जियोमॉर्फोलॉजी की अलग भी आती है, अलग चाहो तो अलग पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगी वो। एक आती है भौतिक भूगोल नाम से एक किताब आती है, उन सभी को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चारों चीज़ों से मिल जाएगी आपको ये। भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशियनोलॉजी और पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर इसके बाद अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल की हम बात करते हैं। ये दोनों एक ही साथ पढ़े जाते हैं। इसमें आप पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, पहले ये अलग अलग चलता था, प्रादेशिक नियोजन और इकोनॉमी ज्योग्राफी करके, अब इसको सम्मिलित रूप से कर दिया गया है। इसके बाद हम सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल पढ़ेंगे। कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट। इसमें यूनानी, ग्रीक, अरब, भारतीय जो विद्वान हुए हैं उनकी रचनाओं को ज़्यादा पूछा जाता है। कौन कौन सी रचनाएं कब लिखी गई, कम पूछा जाता है। 8-10 प्रश्न इसमें से आते हैं। भौगोलिक तकनीकियाँ, जो स्पेशल टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः जीपीएस और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन, और इसके अलावा हम कार्टोग्राफी को भी इसी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी आती है वो। और भारत का भूगोल, तो सिलेबस बिल्कुल चेंज्ड है। पिछली बार अलग हुआ करता था, इस बार अलग हुआ करता था। हालांकि प्रश्न वही आएंगे, कुछ एक टॉपिक जो है आपको छोड़ने हैं, कुछ एक टॉपिक को आपको अलग से जोड़ा गया है। ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, गाइड आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीपली अध्ययन करना चाहते हैं तो आप अलग अलग किताबें ला सकते हैं, किताबों की लिस्ट आपको एक दिन दे दूंगा। अब देखते हैं क्या क्या सिलेबस है हमारा। महाद्वीपीय प्रवाह है, वेगनर का सिद्धांत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं है। भूगर्भीय इतिहास भी नहीं है इसमें। महाद्वीपीय प्रवाह है, प्लेट विवर्तनी की है, आंतरिक और बाह्य बल है, अंतर्जात बहिर्जात बल जिसको कह सकते हैं। अनाच्छादन अपक्षय है, यानी कि अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन दोनों आ गए हैं। ठीक है, भूआकृतिक चक्र है, डेविस और पेंग का। ढाल विकास के सिद्धांत है, डेविस का भी है, पेंग का भी है, वुड का, किंग का, इन सभी को हम पढ़ेंगे। भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, इसमें वलन और भ्रंश, ज्वालामुखी और भूकंप, इनको पढ़ेंगे। और स्थल निर्माण की घटना, यानी कि पर्वत और मैदान, पठार, इनका निर्माण किसे हो, वो सारी चीज़ें। भूआकृतिक संकट, यानी कि इन सभी के कारण क्यों होते हैं ये, उन सभी को पढ़ेंगे। यानी कि भूआकृति विज्ञान के सिलेबस को छोटा किया गया है, बहुत सारे टॉपिक इसमें नहीं है। भू संतुलन का सिद्धांत इसमें नहीं है, एरियल प्लाट के मत उसके बारे में इसमें नहीं बताया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसमें नहीं है। पर्वत निर्माण सिद्धांतों के बारे में इसमें बात नहीं की गई है, तो बहुत सारे टॉपिक को जोड़ा गया है। इसके अलावा स्थलाकृतियाँ होती है, अपर्दनात्मक, निक्षेपणात्मक, उनके बारे में नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अपन को सारी चीज़ें। अनाच्छादन आ गया है, इसमें सब सारी चीज़ें आ गई है। इसके बाद देखते हैं हम जलवायु विज्ञान। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप। सारी चीज़ों के नोट्स मेरे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नोट्सों के माध्यम से आपकी क्लासें रोज़ाना रेगुलर होगी। ठीक है, आप जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहिए तो आपका नेट निश्चित रूप से हो जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनका नेट हो सकता है और निश्चित रूप से होगा। और जो बच्चे पुराने हैं अगर उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया तो वो जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वायुमंडल की संरचना, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संयोजन, वही संगठन और संरचना जिसको कहते हैं हम। सूर्यातप है, सूर्यातप के अलावा पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय परिसंचरण, ये सारा एक ही टॉपिक है, वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आ जाता है। और कोपेन थानथवेट का वर्गीकरण है विश्व का। अंशों की घटनाएं, अल्नीनो, लालिनो, दक्षिण दोलन, मौसमी संकट और आपदाएं, चक्रवात, ट्रेजन, इनके कारण की बात करेंगे हम, क्यों होता है क्यों नहीं होता। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है, मज़ेदार टॉपिक है, इन सभी को पढ़ेंगे हम। और क्या जलवायु का प्रभाव हुआ है और मानव पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसकी सारी चीज़ें। समुद्र विज्ञान का सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन पढ़ना आप पूरा ही है लगभग।
इसमें एक ही टॉपिक मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उसको छोड़ देंगे हम। महासागरीय उच्चावच है, तली के उच्चावच, जिसमें हम माध्यम मग्न ढाल और मैदान वगैरह सबको पढ़ते हैं। और तापमान है, घनत्व है, लवणता है, संचरण है यानी कि पानी किस तरीके से इधर से उधर जा रहा है, गर्म और ठंडी धाराएं हैं, लहरें हैं, ज्वार भाटा, टाइड्स है, समुद्र स्तर में परिवर्तन, संकट और सुनामी, चक्रवात। इसमें एक टॉपिक इन्होंने छोड़ा है चक्रवात को, हालांकि हम जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक इन्होंने छोड़ा है, वो है महासागरीय निक्षेप का। तो महासागरीय निक्षेप को हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें नहीं आया है वो। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं, घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत बड़ा हो जाएगा इसको कहना। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जनसंख्या और अधिवास भूगोल में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको है, जनसंख्या तो पढ़नी पड़ेगी आपको सभी पूरे विश्व की, उसके आंकड़े, जन्म मरण सांख्यिकी, आंकड़ों की विश्वसनीयता, विश्व जनसंख्या वितरण, मापन प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत है माल्थस, सडलर और रिकार्डो का। जनदर मृत्युदर विश्लेषण, जनसंख्या प्रवास इंपॉर्टेंट है, कारण परिणाम प्रतिमान के मॉडल क्या क्या है, और आयु, लिंग, नगरीय ग्रामीण व्यावसायिक संरचना, शैक्षिक स्तर, इन सभी को हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ सिद्धांत है और विद्वानों का नाम है, उसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अधिवास भूगोल का बड़ा है, देखिए इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसमें प्रश्न जो आते हैं मैं आपको बता दूं प्रश्न कहाँ से आएंगे। इसमें प्रश्न इसमें से आते हैं यहाँ से, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एक तो। और इसके अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्रिस्टल का सिद्धांत हमेशा आता है, अगस्टा लोश का आता है, बर्गीज, हैरिस, उल्मैन, हॉयट, इनमें से एक सिद्धांत के बारे में जरूर पूछा जाता है। ये देखिए बर्गीज, हॉयट, हैरिस, उल्मैन की महासागरीय संरचना, पैट्रिक गिडीज का भी आता है इसमें, ठीक है ना। ये वैश्विक नगर जिसको मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस, कॉनरबेशन वगैरह कहते हैं, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दिखने में बड़ा है लेकिन है ईजी। आर्थिक गतिविधि, क्षेत्रीय विकास का भूगोल, ये दिखने में छोटा है लेकिन है मुश्किल। आर्थिक गतिविधि की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा कारक कौन सी क्रियाकलाप है। प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा आपको, विश्व में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम, खनिज जितने भी है उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और विश्व में ऊर्जा संकट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कृषि भूगोल, देखिए, और आर्थिक भूगोल में आप छोटा सा मत समझिए, इसको बहुत बड़ा टॉपिक है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूगोल है, कृषि भूगोल है। कृषि भूगोल में आपको इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल। इसमें से जरूर दो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग। वीवर, दोई, रफीउल्लाह, इनमें से भी पूछा जाता है। विश्व की कृषि पद्धतियाँ, हर्बर्टसन के कृषि प्रदेश, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। औद्योगिक भूगोल है इसमें, औद्योगिक भूगोल में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये चारों पांचों सिद्धांत यहाँ से आपको हर परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हो तो। आईसीटी भी पढ़ लेंगे इसमें से, वैश्वीकरण का प्रभाव पढ़ेंगे। नेक्स्ट है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल में भी आपको कुछ मॉडल है, उसको पढ़ना पड़ेगा। ये मॉडल जो है एल्बर्ट उल्मैन का और ईएम हर्स्ट का मॉडल है। व्यापारिक संगठन है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल है, स्थानिक प्रवाह मॉडल है, सूचकांक, ये सारे रैली का और अलग अलग विद्वानों का जो है, टाफे का मॉडल है, उन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना पड़ेगा। प्रादेशिक विकास, ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है लेकिन इसको भी पढ़ेंगे हम। प्ररूप विज्ञान, प्रादेशिक विज्ञान, इसके भी सिद्धांत है कुछ, अल्बर्ट और हर्शमैन, गार्नर, मेडाल, जॉन फ्राइडमैन का सिद्धांत जो है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अल्प विकसित अधीन राष्ट्र, वैश्विक आर्थिक खंड, सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी, भारत का अलग से है। सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल, ये भी बहुत इजी है लेकिन इसमें कुछ टर्म्स है वो याद करने पड़ेंगे हमको। सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं, संस्कृति पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, कार्ल सावर सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कार्ल सावर के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से प्रश्न आता है धर्म और भाषाओं से, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली कौन सी है, निदान स्थिति, भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक भूगोल, मैकिंडर का सिद्धांत आप बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लेना, ये दोनों चीज़ें। संघवाद का भूगोल है, भारत में निर्वाचन सुधार है, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीति, यहाँ से प्रश्न पूछा था, ये तीनों चारों भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सार्क, आसियान, ओपेक, EU वगैरह। भौगोलिक चिंतन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनता है, आता है, आएगा, आ रहा है। ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज़, भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान, चाइनीज़ भी जोड़ा है, पहले चाइनीज़ नहीं थे। वारेनियस, इमैनुएल कांट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शॉफर, हॉटसन, भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का प्रभाव, यानी कि रेड जेल के बारे में पढ़ेंगे हम।
तो इन सभी को सबसे पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि हम इतिहास से शुरू करेंगे। भूगोल का जो इतिहास है यहीं से शुरू होता है और यहीं से हम भूगोल को शुरू करेंगे। अपना जो 23 तारीख को पहली क्लास आएगी यहीं से आएगी। फिर इसके बाद है भारतीय भूगोल की समकालीन प्रवृत्ति। भूगोल में कार्टोग्राफी, थीमेटिक योग्य किसने दिया, कौन कौन है। द्वैतवाद इंपॉर्टेंट है। भौतिक बनाम मानव भूगोल, प्रादेशिक बनाम व्यवस्थित, निश्चयवाद, संभववाद, गुणात्मक मात्रात्मक, स्वरूपी बनाम नियमावेशी, प्रतिमान विस्थापन, भौगोलिक परिदृश्य, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, नियमावेदी वैशी, उपागम और आधुनिकतावाद। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान से मैं पढ़ा दूंगा आपको। और भौगोलिक तकनीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कठिन भी यही है। अब देखिए इसमें ये आपको आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। ये स्थानीय आंकड़े मानचित्रों के प्रकार है, कौन कौन से मानचित्र, कोरोप्लेथ, समघनत्व, वर्णमात्री, प्रवाह मानचित्र, ये सब मानचित्रों के प्रकार है, इनको पढ़ना पड़ेगा। अंकीय उत्थान मॉडल है, भू संदर्भ है, समन्वय पद्धति है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, संवेदक प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। GIS, GPS मैंने बताया था आपको, सुदूर संवेदन की तकनीक, ये भी सारी चीज़ें। ये देखिए GIS GPS आ गया, का स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा डीपली है, थोड़ा मुश्किल है, लंबा है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे बहुत इजीली। और भारत का भूगोल तो आप समझते ही हो, भारत का भूगोल आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका UGC नेट का सिलेबस है। उम्मीद है आपको सिलेबस समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में भी 8-10 टॉपिक है लगभग। उसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके अलावा तर्क वितर्क वाले प्रश्न आते हैं, उसमें रीजनिंग आती है, उसमें मैथ आती है उसमें। उसके अलावा पर्यावरण संबंधित, ICT से संबंधित और उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आपको अलग से कंप्यूटर के बारे में भी आता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो 2 या 3 महीने में आपको नेट के लगभग जितने भी नोट्स है वो आपको नोट्स कवर करवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा मैं, और आपका नेट हो जाएगा इजीली। जो JRF वाले स्टूडेंट हैं वो अलग से पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी मैं दे दूंगा जो भी मेरे पास है। तो आप जुड़े रहिए, रोज़ाना क्लास लेते रहिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो तैयार रहिए रेगुलर क्लासों के लिए।